कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था और यह बक्सर आपका बिहार में पड़ता है। देखिए कि ये जो युद्ध हो रहा है यह अवध के समीप हो रहा है और इस युद्ध में संघ लड़ने वाला है हेक्टर मुनरो के साथ, जो कि अंग्रेजों की ओर से सेनापति था। उस संघ में मीर कासिम है, शाह आलम द्वितीय है और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और इन तीनों के मध्य होने वाला है। अब देखिए कि इस युद्ध में यह संघ हार जाता है, कासिम का गुट हार गया और अंग्रेज जीत गए। और इस युद्ध के बाद भारत की दशा में परिवर्तन हो गया, अंग्रेजों की स्थिति में परिवर्तन हो गया। जो कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी वो कंपनी अब शासकीय कंपनी बनने वाली थी इस युद्ध के बाद। आइए देखते हैं क्या हुआ। प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता थी यह। इस युद्ध ने पूरे के पूरे निर्णय कर दिए थे कि अब भारत में किसका प्रशासन होगा, आगे भविष्य में कौन बैठेगा भारत की गद्दी पर, कौन शासित करेगा पूरे भारत को, यह इस युद्ध ने बता दिया था। अंग्रेज लोग भी जान गए थे कि अब हमसे कोई टक्कर लेने वाला बचा नहीं है। हमने उस किले की दीवारें तोड़ दी हैं जो कभी बाबर ने स्थापित की थी। कहने का तात्पर्य है कि शाह आलम द्वितीय मुगल राजा को हरा दिया था, उसने मुगल राजा को हरा दिया था उन्होंने। अंग्रेज काफी खुश हुए। आगे देखिए कि मुगल शक्ति की साख खत्म, वो जो साख बरकरार थी कि मुगलों की सेना बहुत अच्छी है, बहुत लड़ाकू है और युद्ध कौशल में महारत रखती है, उसकी साख मिट्टी में मिल गई। फिर देखेंगे कि बंगाल में कंपनी का पूर्ण नियंत्रण हो गया। ये जो बंगाल था यह अब कंपनी के अधीन आ गया इस युद्ध के परिणामों के तहत। अब बंगाल में कौन खड़ा होने वाला है अंग्रेजों के खिलाफ? ये मीर कासिम भी हार गया है, वो शाह आलम द्वितीय भी हार गया है। अब कौन बचा है खड़ा होने वाला बंगाल में? अब तो अंग्रेज ही अंग्रेज हैं और अंग्रेज जो कुछ करेंगे वही सर्वमान्य हो जाएगा। फिर देखिए कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई? बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई थी। लेकिन कहा जाए कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्टार्टिंग कब से हुई या किस युद्ध से ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ, तो वह आपका प्लासी के युद्ध से हुआ था। कदम प्लासी के युद्ध से बढ़ाया था उन्होंने प्रभुत्व का और पूरा उसे बक्सर के युद्ध में किया था। फिर देखिए कि फरवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, वही मीर जाफर जिसे इन्होंने गद्दी से हटा दिया था। अब उसके पुत्र नजीमुद्दौला को ये लोग गद्दी पर बैठा देंगे, क्योंकि मीर कासिम को तो अब दोबारा बैठाने नहीं वाले, तो इसलिए नजीमुद्दौला को बैठा लेंगे जो कि मीर जाफर का पुत्र था। फिर देखिए कि नवाब की सेना को भंग कर दिया। वह सेना जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी मीर कासिम के साथ, उस सेना को भंग कर दिया गया। और अब नवाब सैनिक नहीं रख सकता था, सेना नहीं बना सकता था, उसकी खुद की सेना नहीं रहेगी, अंग्रेज लोग अपनी सेना भेजेंगे। हाँ, छुटपुट सुरक्षा कर्मी आप रख सकते हो, लेकिन जो ओरिजिनल सेना होगी, जो लड़ाका सेना होगी, जो लड़ेगी, वो नवाब की सेना नहीं होगी, वो अंग्रेजों की सेना होगी। और जो अंग्रेजों की सेना होगी वो अंग्रेजों की ओर से लड़ेगी, नवाब की तरफ से नहीं लड़ सकती। इसीलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट था ये।
अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छा गेम खेला था यहाँ पर। फिर देखेंगे कि बंगाल में एक नायब सूबेदार की नियुक्ति की गई। सूबेदार के नीचे नायब सूबेदार। अरे बंगाल का नवाब पहले सूबेदार ही तो था, और सूबेदार के बाद नवाब बन गया था, और उसके नीचे नायब सूबेदार बैठ रहा है। मतलब है कि नवाब से एक लेवल नीचे का। लेकिन यह सूबेदार अंग्रेजों की ओर से नियुक्त होगा और एक कंट्रोल रखेगा उस नवाब के ऊपर जो बैठा हुआ है बंगाल में, उस पर कंट्रोल रखेगा। फिर क्या है, मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार था। इसी को बनाया गया था पहली बार भी और लास्टली भी यही था, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज इसको अपने कब्जे में ले लेंगे। अंग्रेजों को बंगाल मिल जाएगा, तो पहला और अंतिम दोनों ही यही था। फिर हम देखेंगे आगे चल के कि 1765 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन के आया। जब ये 1760 में गया था, जल्दबाजी में चला गया था। प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इंग्लैंड गया था, इसे बुलाया गया था, तो ये इंग्लैंड गया था और वहाँ पर इसे बैरन ऑफ प्लासी की उपाधि दी गई थी, वो भी 1760 ईस्वी में। और फिर यह लौट कर आया पुनः 1765 में और बंगाल का गवर्नर बन गया। अब देखिए कि ये एक संधि करता है, यह एक संधि करेगा, और वह संधि किसके साथ करने वाला है? बंगाल में कौन नवाब है? नजीमुद्दौला। और मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। यही लोग कुछ रोल निभाएंगे इन संधियों में। इलाहाबाद में 2 संधियां हुई थी, वो भी इलाहाबाद के किले में, जो कि मुगल किला था जिसे अकबर ने बनवाया था, उस किले के अंदर संधि होंगी। और दोनों ही संधियां क्लाइव करेगा, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के साथ। देखिए, ये जो इलाहाबाद की संधि थी, इसमें कुल मिला के 11 उपबंध थे, 11 शर्तें थीं जिन्हें किसी न किसी पक्ष को मानना था। वो क्या थीं? 4 शर्तें शाह आलम के साथ इसने रखी थी, क्लाइव ने रखी थी, और क्लाइव ने साइन की थी 4 शर्तें शाह आलम के साथ, और 7 शर्तें अवध के नवाब के साथ साइन की गई थी। तो कुल मिला के 11 शर्तों पर साइन किया गया था। जो पहली संधि होगी वो शाह आलम के साथ होगी 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के किले में। अब देखेंगे कि इसमें ये 4 प्रमुख शर्तें जो कि शाह आलम के साथ हुई हैं। इलाहाबाद और कोड़ा मुगल शासकों को सौंपे गए। हार तो सब गए ही थे, अंग्रेज चाहते तो सभी चीज़ें रख लेते, लेकिन अंग्रेज अभी तैयार नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने अभी कुछ जगह दे रखी, और वो जगह थी इलाहाबाद और कोड़ा। ये किसको प्राप्त हुई? मुगल शासक को प्राप्त हो गई। देखिए भाई, ये जो इलाहाबाद है, ये तो आपको पता है कि अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन ये कोड़ा को आप कड़ा के नाम से भी जानते थे, कड़ा। इसे कुर्रा के नाम से भी जाना जाता है, इसे कर्राह के नाम से भी जाना जाता है। तो इन कई नामों से इसे जाना जाता है, कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह कड़ा, कोड़ा, कुर्रा, कर्रा, यह जो भी प्लेस है, तो यह सिराथू के समीप पड़ने वाला एक उपनगर था। सिराथू कौशाम्बी जिले में पड़ता है, और कौशाम्बी जिला इलाहाबाद के समीप है। तो कौशाम्बी के कड़ा और इलाहाबाद, इन दोनों ही जगहों को सौंप रहे थे मुगलों को। फिर देखिए, बादशाह द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन जगहों की दीवानी दी जा रही है। दीवानी, ये जो दीवान हैं, इनका काम टैक्स को वसूलना होता है। तो अब बंगाल में टैक्स वसूली अंग्रेज करने वाले हैं,
और जो शासन चलाएगा वो आपका नवाब चलाएगा। शासन नवाब को दे दिया और दीवानी खुद ले ली। वो बेचारा जो बंगाल का नवाब नजीमुद्दौला बैठा है वो केवल देखने का नवाब रहेगा, नियंत्रण पूरा का पूरा अंग्रेजों का रहने वाला है। यदि आप देखिए तो उस पर भले ही उस नजीमुद्दौला को निजामत प्राप्त हो गई थी। निजामत मतलब था कि पुलिसिंग और इसके साथ साथ न्याय, इसका अधिकार प्राप्त था, लेकिन उस पर भी रिस्ट्रिक्शन रहता था। वो केवल अपने क्षेत्र के लोगों पर न्याय कर सकता था, लेकिन कोई अंग्रेज आ जाता था तो उस पर न्याय नहीं कर सकता था, उस पर कोई निर्णय नहीं दे सकता था। तो यहां पर भी नजीमुद्दौला पर प्रतिबंध था और यहां पर अंग्रेजों ने उड़ीसा की दीवानी ले ली थी। पैसा खुद ले रहे थे और शासन किसी और को सौंपे हुए थे। आगे देखिए, कंपनी द्वारा बादशाह को 26 लाख रुपए का वार्षिक भुगतान, ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा सौंपे थे दीवानी के लिए, तो इनके बदले में ये अंग्रेज उसे 26 लाख रुपए वार्षिक तौर पर प्रदान करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये बंगाल से ज़्यादा कर वसूलने वाले हैं। ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा लिखा है, इसी को हम सम्मिलित रूप से बंगाल कह रहे हैं। जब मैं बंगाल की बात करता हूं तो इसमें सभी आ जाते हैं। ये पहले सब एक ही थे, यहां पर कुछ अलग अलग लिख दिए गए हैं। बंगाल मतलब उसमें पश्चिम बंगाल भी, बिहार भी, उड़ीसा भी, सब शामिल। हम इसको ऐसा लिख दें, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अब सही रहेगा। तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। आगे देखिए कि 26 लाख रुपए भी भुगतान करने वाले हैं अंग्रेज। किसको भुगतान करेंगे? शाह आलम द्वितीय को भुगतान करेंगे। फिर हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को मुगलों से जागीर के रूप में प्राप्त कर लिया। उत्तरी सरकार तट है, उससे सटे हुए जो इलाके हैं और हैदराबाद के ऊपर की जो जगह थी उन्हें जागीरों के रूप में प्राप्त कर लिया कि अब अंग्रेज उसके जागीरदार हो जाएंगे। तो ये 4 शर्तों पर हस्ताक्षर हुए। आगे देखेंगे कि जब कंपनी को पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई तो यहाँ से 3 चीज़ें निकलकर सामने आई कि कंपनी को पहली बार प्रशासनिक अधिकार मिल गया। कंपनी ने अपना ठिकाना बना लिया, राजस्व वसूली का भी ठिकाना बना लिया और शासन का भी ठिकाना बना लिया। आगे देखिए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई यहीं से। साम्राज्य के लिए राज्य होना चाहिए और राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यही राज्य प्राप्त हो रहे हैं। अरे किसी राष्ट्र की मुख्य उन्नति किसमें है? उसकी आय पर, और उसकी आय को ही अंग्रेजों ने छीन लिया। अब टैक्सेशन लगाएंगे भी खुद ही और वसूलेंगे भी खुद ही, और राजा बेचारा बैठा देखता रहेगा। आगे देखिए कि कंपनी का राजनैतिक और संवैधानिक दखल प्रारंभ हो गया। ये जो दीवानी अधिकार है, हम बात करते हैं दीवानी की और हम बात करते हैं निजामत की। दीवानी है कर वसूलने से जुड़ा हुआ है और यह पुलिस व्यवस्था, न्याय एवं शासन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि इस निजामत पर नायब सूबेदार बैठा कर रखा है इन्होंने। ये नायब सूबेदार क्या अंग्रेजों की बात मानेगा या फिर नवाब की बात मानेगा? अरे भैया, जिसने बैठाला है उसी की बात मानेगा। तो अंग्रेजों ने बैठाला है तो अंग्रेजों की बात मानेगा। सैनिक किसके? अंग्रेजों के। बस अधिकार नवाब के पास है, देखने का अधिकार। देख रहा है नवाब, लेकिन काम तो असली अंग्रेज कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से निजामत भी उन्हीं के पास है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से निजामत नवाब के पास है। तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि निजामत किसके पास थी द्वैध शासन में, तो वह नवाब के पास थी, प्रत्यक्ष रूप से नवाब के पास।
और ये दीवानी कर वसूल रहे हैं खुद ही। तो इस तरीके से ये राजनैतिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी दखल प्रारंभ करवा देंगे। अरे किसी राज्य को तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वहां धन ना हो, और धन अंग्रेजों के पास है। अंग्रेज कहेंगे मेरी बात मानो तभी तुम यहां पर रह पाओगे, और बैठाला भी नजीमुद्दौला को अंग्रेजों ने है, तो अंग्रेजों का विरोध भी नहीं कर सकता, मजबूरी तो नजीमुद्दौला की है। लेकिन देखिए फिर भी कंपनी का राजनीतिक और संवैधानिक दखल प्रारंभ है, बंगाल में दखल प्रारंभ हो गया है। अब देखिए कि आगे दूसरी संधि होने वाली है, तो आइए अब बात करते हैं संधि की। तो देखिए भाई कि अवध के नवाब के साथ संधि होने वाली है। अवध का नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव, इन दोनों के मध्य 16 अगस्त 1765 को संधि होगी, जिसे आप इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से जानेंगे। पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ हो चुकी है, अब दूसरी संधि शुजाउद्दौला के साथ होने वाली है। और देखिए कि इस संधि में क्या क्या प्रावधान हैं। ऐसे 7 प्रावधान थे, और 7 प्रावधानों में से कुछ प्रावधान यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि संपूर्ण अवध प्राप्त हो गया शुजाउद्दौला को, लेकिन कड़ा और मानिकपुर शाह आलम द्वितीय को प्राप्त हो गए थे। बाकी का जो क्षेत्र बचा वो अवध का इसको प्राप्त हो गया। फिर आगे क्या हुआ कि कंपनी को 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई। शुजाउद्दौला ने कहा कि मैं आपको क्षतिपूर्ति दूंगा, वो भी 9 किस्तों में दूंगा, क्योंकि अंग्रेजों ने मांग की थी इसकी। अंग्रेजों का भी खर्च हुआ था, और उस अंग्रेज भी अपने खर्चे को निकालना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने मांग की। फिर देखिए आगे क्या होता है कि बलवंत सिंह को स्टेट का पूर्ण अधिकार। बलवंत सिंह बनारस का जमींदार था और अंग्रेजों को प्रिय था, और यह शुजाउद्दौला के खिलाफ रहता था, इसीलिए शुजाउद्दौला भी इसे पसंद नहीं करता था। तो अंग्रेजों ने लगे हाथ मांग कर ली कि बलवंत सिंह को उसकी जमींदारी पर पूर्ण अधिकार दे दीजिए, जो भी उसकी जमींदारी का क्षेत्र है। आगे बात है कि जरूरत पड़ने पर कंपनी को सहायता, मतलब है कि यदि कंपनी को कभी किसी राज्य से लड़ाई करनी पड़ी और कंपनी को सैनिकों की जरूरत है तो शुजाउद्दौला उपलब्ध करवाएगा। अगली बात है कंपनी द्वारा अवध की रक्षा, और कंपनी ने कहा कि आप हमारी सहायता करिए, सैन्य सहायता करिए, हम आपकी सैन्य सहायता करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। जो भी आक्रमण होंगे अगर अदर राज्यों से, तो हम आक्रमण में आपकी सहायता करेंगे। अगला है अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति। अंग्रेज अब अवध के क्षेत्र में शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते थे। इन शर्तों पर संधि हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि शुजाउद्दौला के साथ। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने 2 संधियां कर ली। अब हम थोड़ा सा जान लें कि गवर्नर किस क्रम में आए बंगाल के, ताकि हम लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे। क्लाइव का 2 बार नाम आ गया और क्लाइव कन्फ्यूजन उत्पन्न कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्लाइव एक बार बना था बंगाल का गवर्नर 27 जून 1758 से 23 जनवरी 1760 तक, और इसके बाद इसे इंग्लैंड बुला लिया गया, तो ये इस्तीफा देके चला गया। और देखेंगे कि जॉन सपन्याय होलवेल बन गया इसकी जगह पर। 28 जनवरी को बैठ गया वो, 28 जनवरी 1760 से 27 जून 1760 तक, मतलब जनवरी से जून तक रहा। फिर इसके बाद हेनरी वैनसिटार्ट बन गया 27 जुलाई 1760 से 26 नवंबर 1764 तक, और फिर ये भी इंग्लैंड लौट गया। फिर इसके बाद जॉन स्पेंसर रहा, जो कि 3 दिसंबर 1764 को बैठ रहा है। 26 नवंबर को इसने छोड़ा और 3 दिसंबर को ये बैठ गया, और 3 मई 1765 तक बना रहा बंगाल का गवर्नर। फिर अगला गवर्नर फिर से क्लाइव बन के आ गया, और ये आया 3 मई 1765 को, और यह 20 जनवरी 1767 तक रहा, और यह भी इंग्लैंड लौट गया। जब यह इंग्लैंड लौट जाएगा तो फिर एक नया गवर्नर आएगा, बंगाल का गवर्नर, जिसे आप वारेन हेस्टिंग्स के नाम से जानते हैं। और वारेन हेस्टिंग्स
13 अप्रैल 1772 को बंगाल का गवर्नर बना था। बंगाल का गवर्नर। बहुत बार कंफ्यूजन आता है कि गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, काफ़ी कंफ्यूजन वाली चीज़ है। तो देखिए कि 1772 में ये बंगाल का गवर्नर बन गया और 20 अक्टूबर 1774 तक यह बंगाल का गवर्नर था। और इसके बाद 1774 में ही यह बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। अब यह जो अन्य प्रेसिडेंसियां थीं उनको संभालेगा, जैसे कि बॉम्बे और मद्रास। अब इसकी आज्ञाओं का पालन वो बॉम्बे वाले भी करेंगे और मद्रास वाले भी करेंगे। वहाँ के जो भी गवर्नर हैं वो अब इसकी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया था, उनसे उच्च रैंक का हो गया था। तो इस तरीके से बंगाल में गवर्नरों का क्रम रहा है। तो दोस्तों आज हमने जान लिया बक्सर के युद्ध को, त्रिगुट संधि को, इलाहाबाद की संधियों को, लेकिन इतिहास हमें केवल यह नहीं जानना सिखाता। इतिहास हमें कुछ और कहना चाहता है। इतिहास कहना चाहता है कि आप समझदारी रखें तो मीर कासिम की तरह रखिए और विश्वासघात किसी के साथ ना करिए, जैसा कि मीर जाफर ने किया है। जैसा उसने किया था उसको वैसा ही मिला है, जैसी करनी वैसी भरनी, और वही उसके साथ हुआ भी है। और तीसरी बात अंग्रेज सिखाते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि किसी काम को जल्दबाजी में ना करिए, सबसे पहले परखिए, अनुभव कीजिए, सीखिए और सीखने के बाद काम को करिए। और जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप तो मास्टर हो गए, फिर आप आसानी के साथ हर कार्य को कर पाएंगे। और यही बाद में अंग्रेज करेंगे। वारेन हेस्टिंग्स जब आएगा, एक लंबा दौर अंग्रेजों ने सीख लिया था और अब इसे आसानी होगी शासन को चलाने में। तो दोस्तों इसी तरह आप योग इंस्टीट्यूट चैनल को सपोर्ट करते रहिए और लाइक करते रहिए, इसके साथ ही शेयर भी करते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाकर रखिए। तभी हम लोग इतिहास की डेप्थ से इन चीज़ों को निकाल कर ला पाएंगे। और इसी तरह अध्ययन करते रहिए, जुड़े रहिए योग इंस्टीट्यूट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।